नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हम लोग चला रहे थे ना। कुछ क्वेश्चन सॉरी कुछ टॉपिक्स कल हमने कवर कर लिया था। आज आगे की टॉपिक पर बात करते हैं। कल हमने किया था, आवेश पढ़ लिए थे, आवेश के प्रकार जान गए थे और साथ में कुछ छोटी छोटी चीजों को जाने थे, जैसे आवेश सिर्फ द्रव्यमान वाली वस्तुओं पर ही संभव है। और साथ में एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी देखे थे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताए थे, एक कूलम्ब आवेश पर इलेक्ट्रॉन बताए थे, और सजातीय और विजातीय आवेश में क्या क्या होता है ये सब हमने कल कवर कर लिया था। ठीक, साथ में आवेश का मात्रक और विमेय सूत्र ये भी हमने कवर किया था। आज आगे का टॉपिक देखते हैं। आज की क्लास बहुत ही जरूरी होने वाली है, मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन है यानी कि 1 और 2 नंबर वाला, यहाँ से बहुत ज्यादा फंसेंगे। ठीक, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ऑप्शनल क्वेश्चन यानी वन लाइनर क्वेश्चन 1-2 नंबर वाले के लिए। चलिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब बाबा का नियम, कूलम्ब का नियम। ठीक, एकदम जरूरी है कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये, समझते हैं। देखो, कूलम्ब दादाजी ने क्या कहा था, दो स्थिर बिंदु आवेश, दो, ये बिंदुवत दिख रहा है आप लोगों को आवेश, यहाँ पर मैं छोटा छोटा डॉट डॉट बनाया हूँ, ऐसे ही बना सकते हैं। चाहो तो चित्र अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ठीक, हमसे समझने के लिए ऐसे बनाए। तो इन्होंने क्या कहा था, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, ठीक, दो स्थिर बिंदु आवेश, हमें क्या पता रहना चाहिए, वो आवेश क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, साथ में बिंदु भी रहना चाहिए। मतलब आवेश गति नहीं करनी चाहिए, साथ में स्थिर ही रहना चाहिए और बिंदुवत भी होने चाहिए। ठीक, मैंने आप लोगों को स्थिर वैद्युत कल जब चैप्टर का मतलब समझाया था तभी बता दिया था कि आवेश आप लोगों का स्थिर रहेगा, गतिमान नजर नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक, तो दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल, क्या चीज, बल, एफ। ठीक, प्रोपोर्शनल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इसके मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के Q1 इंटू Q2 उसके अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? पहला कंडीशन हमने क्या जाना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई कूलम्ब दादाजी ने हमको बोली थी। ठीक, कोई सपने में नहीं आए थे, रियल में बोले थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ से, देखिए क्या है, ऐसे होना, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के, आवेशों के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के दोनों के बीच की दूरी ना, दूरी लिख दिया मतलब दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, चाहो तो लिख सकते के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पाती होवे से
होते हैं, होता है, होता है, होता है, होते हैं नहीं। समझ में आया? देखो हमने क्या लिखा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? क्लियर है। अब यहां से क्या लिखेंगे, चाहो तो लिख भी सकते हो, माना Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है, यहां से आप लोग लिख सकते हैं, माना Q1 और Q2 क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तथा इनके बीच की दूरी r है। ठीक, तो ये बन गया कंडीशन। अगर मैं दोनों समीकरण को मिला दूं तो मुझे ये क्या देगा निकालकर, Q1 Q2 एंड डिवाइड में r का स्क्वायर। सर एकदम सही बात बोले सर, मिला दिए। अच्छा दोनों समीकरण को हमने क्या किया, संयुक्त, दोनों समीकरण को संयुक्त करने पर, दोनों समीकरण को संयुक्त करने, F इज इक्वल टू नियतांक आ जाएगा एक के, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आएगा सर, आगे। तो यहाँ पर के क्या है, नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। तो SI पद्धति में, SI में जो के का मान रहता है इसको हम लोग बोलते हैं 1/4πε0। तो F बराबर हमें साफ साफ पता चल रहा है क्या मिल जाएगा, के का अपन मान पुट कर देते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। आ गया समझ में बात? यस सर, यहाँ तक एकदम सही बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे डब्बे में बंद कर देते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक, अब जरा यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। अच्छा अपने पास तो इतना जगह है, कहा एकदम नीचे कुछ आ रहे हैं। देखो मैं जानता हूँ 1/4πε0, 1/4πε0, इसका मान मुझे पता है 9 × 10⁹ होगा, 9 × 10⁹। इसको आप लोग याद रखेंगे भाई, इसको याद रखेंगे। ठीक, 9 × 10⁹। ठीक है, तो F बराबर हम रख सकते हैं 9 × 10⁹, Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये निकल गया हमारा फाइनल। हम लिख देंगे लास्ट में, यही क्या है, यही गुलाम दादाजी का नियम है, यही गुलाम दादाजी का नियम है। क्लियर? ओके सर, बताओ यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये तो क्या है, बल है, ये क्या है, बल 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 बल, तो बल का मात्रक क्या पढ़ रखे हो, नहीं पढ़ रखे हो तो मैं बता देता हूँ, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6वीं 7वीं से, बल का मात्रक होता है न्यूटन। एकदम सही बात सर, आ गई बात समझ में? कूलाम का नियम समझ गए। अब अगर मैं इससे एकांक आवेश पूछ लूं, एकांक आवेश की परिभाषा पूछने की गलती करूं तो बता लेंगे क्या? तो हम थोड़ा सा ये यार नीचे में लिख देना चाहिए था, अभी बहुत ज्यादा टॉपिक आएगा इसमें, मैं ना एकदम ज्यादा मिस्टेक करता हूँ, एकदम ज्यादा मिस्टेक ही करता हूँ। चलो अब मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक समझाता हूँ, एकांक आवेश, एकांक आवेश। अच्छा पहले मुझे बताओ भाई, सब लोग एक एक करके बताओ, ये जो है कूलाम का नियम, किसी को कोई डाउट है क्या? अभी नहीं, हमने क्या जाना, दो स्थिर आवेश रहता है, बिंदुवत भी रहता है, तो दो स्थिर बिंदु आवेश, उसके मध्य लगने वाला बल है, दोनों के गुणनफल के, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों को मिला दिया तो यहाँ तक आ गया, के का मान हमने रख दिया 1/4πε0,
इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो हमने यही रख दिया। ओके, सही बात है सर, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं एकांक आवेश। देखो एकांक आवेश में मैं यदि 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 f का मान ले लूं, क्या चीज, f का मान ले लूं, क्या लूं, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। f का मान मैंने क्या रख दिया, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। अब देखो मैंने क्या बोला था, दो स्थिर बिंदु आवेश है, परिमाण में समान है, ये देख लो, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इनका परिमाण क्या है, समान है। ठीक, परिमाण क्या है, समान है। तो मैं Q1 और Q2 एक ले देता हूँ, Q1 और Q2 के क्या ले दिया, एक ले दिया। समझ में आ गया सर। अब बताओ एक क्या होगा, ये एक मेरा क्या है, कूलाम है, एक क्या है, कूलाम है एक क्या है हमारा, कूलाम। ठीक, क्योंकि Q हमारा आवेश है, Q1 और Q2 तो आवेश है, आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम। साथ में एक चीज और बच गया, दूरी R, R को मैं ले देता हूँ 1 मीटर, 1 मीटर। तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा भाई, F की जगह देखो मैं ये लिखा हूँ, F 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये हम पढ़ रखे हैं। F की जगह हमने रख क्या दिया, F की जगह क्या रख दिया, 9 इंटू 10 की पावर 9 रख दिए, बराबर में 9 इंटू 10 की पावर 9 हमें पहले से दे रखा है, गुणित Q1 की जगह 1, Q2 की जगह 1, R की जगह 1, खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक, अरे एक मिनट, इसको 1 मत करो, इसको 1 मत करो, इसको Q कर देते हैं, Q कर दो। तभी तो हमें क्या निकालना है, एकांक आवेश, आवेश चाहिए ना, एकांक आवेश, तो इसको रख देते हैं Q, Q। ठीक, तो देखो 9 से 9 खत्म, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 खत्म, Q इंटू Q, Q का स्क्वायर बराबर मिल गया 1, तो Q बराबर यहाँ से मुझे फाइनली प्राप्त होगा प्लस माइनस का 1, क्या मिलेगा, प्लस माइनस का 1। अरे प्लस माइनस लिखे 1 को खा गए, वही खा गया, समझ में आ गया, Q का मान क्या आया, प्लस माइनस 1। तो अब क्या बताएंगे, यहाँ से हम क्या बताएंगे, अब परिभाषा लिखना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, परिभाषा लिखना पड़ेगा, लिखना है, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ, अच्छा यहाँ जगह है, परिभाषा बताओ, देखो अतः 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 परिभाषा बताओ, परिभाषा बताओ, मैं बोलता हूँ मुझे परिभाषा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो यदि यदि परिभाषा क्या बनेगा, हम क्या बना सकते हैं इसको, देखो चलिए, यदि समान परिमाण के, हमने क्या लिया, परिमाण को समान लिया, Q1 और Q2 को क्या मान दिया, Q आवेश मान दिया, तो यदि समान परिमाण सॉरी यदि समान परिमाण के, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजाती क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों कैसा है, प्लस प्लस है, समान परिमाण क्यों, Q1 बराबर मैंने माना Q, Q2 भी बराबर क्या माना, परिमाण में क्या है, समान है, आवेश कैसा है, सजातीय है, तो हमने क्या बोला, दो परिमाण के, दो समान परिमाण की, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, तथा 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 एक दूसरे को 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करे, प्रतिकर्षित करे। क्योंकि देखो भाई आवेश का परिमाण समान है, आवेश सजाती है, सजाती है मतलब प्रतिकर्षण होगा, कितने बल से प्रतिकर्षण कर रहा है ये हमने बता रखा है, इनके बीच की दूरी क्या है ये भी हमने बता रखा है, साथ में दोनों परिमाण में क्या है, समान है, और सजातीय आवेश है, ये भी चीज हमने बता रखा है, और एक चीज तो बता दिए हैं, समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे, दो समान परिमाण के, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तथा एक दूसरे को 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करे, प्रतिकर्षित करे, प्रतिकर्षित करे, तो प्राप्त आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। देखो एक आया ना, एक आया ना, तो वही तो है एकांक आवेश,
एक आया तो एकांक आवेश। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा अब हम चित्र को मिटा डालते हैं, आप लोग बना लेना। मैं यहाँ क्योंकि मुझे परिभाषा इसका बताना पड़ेगा ना आप लोग को लिख कर। तो क्या बताया हमने परिभाषा, सुनो भाई। परिभाषा अतः समान परिमाण के समान परिमाण के दो सजातीय आवेश क्या होगा, एक दूसरे से क्या हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करे, प्रतिकर्षित करे तो प्राप्त आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाता है। ठीक, एकांक आवेश कहलाता। अब देखो लिखोगे कैसे, एकदम इधर उधर तितर बितर मैं तो कर दिया हूँ, तो हमें लेकिन ऐसे तितर बितर लिखना नहीं है भाई, तितर बितर ऐसे लिखना नहीं है। ठीक, लिखोगे एकदम अरेंज के हिसाब से। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग कूलाम का नियम लिखेंगे, चित्र को बनाएंगे, इस डेरिवेशन को यहाँ तक लिखेंगे, कूलाम का नियम है करके, एकांक आवेश हेडिंग करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ी सी सीमा कूलाम के नियम की सीमाएं। इसका भी कुछ बॉर्डर लाइन होगा, इसका भी कुछ सीमा होगा जिसको ये लांघ नहीं सकता। ठीक है, चलिए पहला देखो, हमने क्या जाना, दो स्थिर बिंदु आवेश रहना चाहिए, मतलब आवेश स्थिर रहना चाहिए और आवेश बिंदुवत रहना चाहिए। तो हमने पहला क्या जाना, आवेश बिंदुवत होने चाहिए। आवेश क्या होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। ओके, दूसरा आवेश बिंदुवत होने चाहिए। हमने क्या जाना, आवेश स्थिर रहना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए, न कि गतिमान, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, देखो इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की दूरी वो अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक दूरी तथा 10⁻⁻15 अधिक दूरी तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, ठीक। देखो एकदम ज्यादा दूरी नहीं रहनी चाहिए, एकदम ज्यादा दूरी नहीं रहनी चाहिए और इतना भी कम दूरी नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए इसका जो सीमा है उसको बता दिया, अधिक दूरी और 10⁻⁻15 से कम दूरी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। मेरे ख्याल से सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे का हेडिंग, आगे क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या बोला है, देखो आवेशों का ऐसा समुदाय जहां हम किसी दूसरे परीक्षण आवेश को ला दें तो वो प्रतिकर्षित होगा या तो आकर्षित होगा।
समझिए, आवेशों का ऐसा समुदाय जहां पर किसी दूसरे या अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे। ठीक, जैसे योगा क्षेत्र, क्षेत्र समझते हो ना, जैसे मान लेते हैं हम इसका क्षेत्र यहां तक है, बॉर्डर लाइन, ठीक, ये प्लस है, बीच में मैंने क्या लिया, प्लस। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई प्लस आवेश लाता हूँ, तो अभी इसके क्षेत्र से बाहर है, रेंज के बाहर है, तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको धीरे धीरे करके अंदर लेकर आऊं, यहाँ तक टच करा दिया, इस जगह तक, तो अब क्या होगा, इससे रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों सेम सेम होगी, यह वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अगर ये प्लस है और मैं यहाँ माइनस रखता हूँ, अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इस माइनस को यहाँ तक लाऊं, अब इसके क्षेत्र में आ गया, क्षेत्र में आ गया मतलब ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये चुंबक में समझ सकते हो ना, NS, ये मेरा SN। अभी इसके क्षेत्र से मान लो बाहर है, क्षेत्र से बाहर है, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इस चुंबक को नजदीक लाते जाऊं, तो ये चुंबक क्या होगा, इससे दूर होगा, क्योंकि SS सेम ध्रुव है, मतलब प्रतिकर्षण होगा। अगर मैं इसको NS कर दूं तो NS कर दूं तो अब अलग अलग होगी, तो जैसे जैसे नजदीक लाऊंगा आप चिपक जाएगा। लेकिन कब, जब इसके संपर्क में आएगा, इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तब। तो हमने क्या जाना, आवेशों का ऐसा समुदाय, ऐसा समुदाय जहां किसी अन्य, जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को लाने पर, लाने पर आकर्षण या वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, इसे वैद्युत क्षेत्र रेखा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट। अब समझ लेते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा बना लेना है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ वैद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखो भाई वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या चीज है, समझ सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा देखो, जो वैद्युत क्षेत्र में है, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एकांक परीक्षण आवेश है, चाहे वह तो धन हो सकता है या ऋण हो सकता है, जिस पथ पर गमन करता है वही वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करता है वही क्या कहलाता है, उसका वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, अभी करते हैं, क्लियर होगा। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश या धनावेश भी बोल सकते हो, जिस पथ पर, जिस पथ पर क्या करे, क्या करे, गमन करे, गमन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। उसे हमने क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहा। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है आप लोगों के 2023 में, ठीक, उसको थोड़ा सा घुमा दिए थे तो सब लोग घूम गए थे। 2023 ही है या 24 है, 24 है, 24 में आया था, अभी जस्ट कुछ ही एक ही साल तो हुआ है,
उससे सवाल आया था। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया था अभी बताऊंगा ना थोड़ी देर पहले, पहले इसको समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण जिस पथ पर गमन करता है उसे वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र। अब बनाते देखो इसको बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। एक प्लस के लिए बनेगा और एक माइनस के लिए, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। मैं पहले प्लस वाला बना देता हूँ, उसके बाद माइनस वाला बना देता हूँ। ठीक, ये हो गया प्लस का, ये गोला, ये माइनस का, इधर साइड कर साइड कर साइड कर साइड कर साइड कर, ये माइनस का और ये बड़ा सा गोला, बड़ा सा गोला। ठीक, समझते हैं इसको अच्छे से बना लेना ना आप लोग। वो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर स्केल में इतना सीरीज जो भी है, पेंसिल बोलते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर धन वाले में दर्शा रहे हो, किसमें? धन में, तो ये बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देगी। किसकी ओर? बाहर की ओर। ठीक, इस तरह से देखो बाहर की ओर गमन करेंगे। किस ओर गमन करेगी? बाहर की ओर, ऐसे। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र रेखा अगर ऋण आवेश के लिए दर्शा रहे हो, किसके लिए? ऋण आवेश, तो ये अंदर की ओर आती हुई, अंदर की ओर आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आया? देखो ये बाहर की ओर जा रही है और ये अंदर की ओर आ रही है, एकदम सही। आई बात समझ में? अब हमें क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था इसके लिए समझते हैं। ये हमारा किसके है? धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा, और ये ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र, ये ऋण आवेश की लिख लेना ना, ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा। और ये कैसा है? धन आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, ये धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा और ये ऋण आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा। एकदम सही बात है सर, समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया रखा था Q लेस देन, कैसे लिखते हैं लेस देन, आ नहीं रहा है और पढ़ा रहे हैं। Q लेस देन 0 और Q ग्रेटर देन 0, Q लेस देन 0 और Q ग्रेटर देन 0। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए। इसके लिए क्या खींचिए? वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचिए। तो हमें क्या करना था, बस सिंपल था। Q लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब माइनस, 0 से छोटा कितना आएगा? -1 -2 -3 वही आएगा ना। तो ये वाला माइनस वाला Q लेस देन 0 इसका था। Q लेस देन Q ग्रेटर देन इक्वल, Q ग्रेटर देन 0 मतलब Q से, सॉरी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, ये आया था हमारे बोर्ड एग्जाम में 2024 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए आगे का टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखा हो गया। आप जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण पढ़ लेते हैं, इसको मिटा दें। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखो इसके लिए मैं छोटा सा सिंपल सा डायग्राम एक नानचुक बनाता हूँ, छुटका मुन्ना नन्ना मुन्ना राही। इस पर समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। ये चीज देखो समझते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला गुण, गुण पहला क्या होगा? ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पहला गुण क्या जाने? देखो धन से प्रारंभ हो रही है और ऋण पर समाप्त हो रही है। तो पहला हमने क्या जाना? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से क्या होती है? प्रारंभ होती है, धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पर समाप्त। धनावेश से प्रारंभ और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्लियर है ना एकदम? धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर खत्म। दूसरा
ये विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से प्रारंभ होगी और अनंत पर ही खत्म होगी। अनंत से ही प्रारंभ होगी, अनंत से ही क्या होगी, प्रारंभ होगी, और अनंत पर ही क्या होंगी, अनंत पर ही समाप्त होगी, अनंत पर ही समाप्त होगी। ठीक, ये कंडीशन भी जान गए। तीसरा, अब हाँ, ये एक दूसरे को काटेगी क्या, नहीं काट सकते, क्योंकि चल रहा है तो कहां से काटेंगे, यहां से गया यहां पर खत्म हुआ, यहां से गया यहां खत्म हुआ, यहां से गया यहां खत्म हुआ, यहां से गया यहां खत्म हुआ, कहीं काटा नहीं। ये एक दूसरे को, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। एकदम क्लियर बात सर। आगे चौथा पॉइंट, अच्छा, ये बंद वक्र बनाती है, ये बंद वक्र बनाती है। ये क्या करती है, बंद वक्र बनाती है। देखो ना, बंद वक्र बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। ये क्या है, पूरा का पूरा क्लोज्ड है, बंद वक्र बनाती या बंद लूप बनाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए, यहाँ तक हमने क्या कवर किया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम के बाद एकांक आवेश जाने, एकांक आवेश के बाद कूलाम के नियम की सीमाएं जाने। ठीक, कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ लिए। कूलाम के नियम की सीमाएं जैसे ही खत्म हुआ, हमने क्या किया, ये पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। फिर वैद्युत क्षेत्र रेखा जाने, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी समझ गए। एकदम सही बात है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। कितना टाइम हो गया अपने को, लगभग 30 मिनट क्रॉस हो चुका होगा। आगे का टॉपिक 30 मिनट। आज की क्लास को बस यहीं पर खत्म करते हैं ना, बाकी का अपन कल फिर से स्टार्ट कर देंगे। कल 1 घंटे की क्लास फिर से आप लोगों को मिल जाएगी। कल से मैं आप लोगों की क्लास थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश करूंगा। अभी खैर 25 से 30 मिनट का ही आएगा, ठीक, एक हफ्ता तक। उसके बाद अपन लंबा खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आज की क्लास आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करो कि क्लास कैसी लग रही है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो क्लास दोबारा देखिए, दोबारा समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए समझ में नहीं आया। ठीक, इससे हम लोग को भी पता चलेगा अपने अंदर की कमियां की कहाँ पर हम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं। ठीक, चलिए, क्लास को आप लोग एकदम अच्छे तरह से तैयार कीजिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आज की क्लास से। ठीक है, चलिए, मेहनत कीजिए, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में।